नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। हमने पिछले वीडियो में व्यावसायिक संस्थाओं के हिसाब से प्रबंध का महत्व देखा था। आज हम देखेंगे कि समाज के लिए प्रबंध का महत्व क्या हो सकता है। तो यदि हम वास्तविकता में देखें तो जो समाज का विकास है या मानवीयता का विकास है, उस मानवीयता के विकास के साथ साथ में प्रबंध का विकास चल रहा है। या यूँ कहा जाए कि मानवीयता का भी, मानव सभ्यता का भी जो विकास इतना संभव हो पाया है वो केवल और केवल प्रबंध के विकास के कारण या प्रबंध के कारण से संभव हो पाया है। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि प्रबंध करता क्या है। तो आप देखिए कि प्रबंध समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन सभी वर्गों के बीच में अपना एक सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे कि समाज अपना समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके प्रति प्रबंध का, व्यवसाय का एक उत्तरदायित्व होता है। तो वो प्रबंधक अपने उस उत्तरदायित्व को जब पूरा करता है तो उन समाज के सभी वर्गों का हित ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। इसी तरह से जो व्यवसाय और व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो समाज को सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। तो यदि प्रबंध व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो तो उन्हें समय पर सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और जो समाज का जो चक्र है या अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो रोजगार के द्वारा ही चल सकता है। तो जब लोगों की इनकम होएगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इन सब से समाज का जीवन स्तर उन्नत होगा। और समाज का जीवन स्तर जब उन्नत होगा तो समाज का सोच भी उन्नत होगी, उसका स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस, सारी चीज़ें ज़्यादा होएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो समाज को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य है वो प्रबंध व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए कि जो प्रबंध है वो यदि सुचारू रूप से चलता है तो जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो जीवित रह पाती है, लंबे समय तक अपना कार्य कर सकती है। तो जब वो लंबे समय तक अपना कार्य करेगी तो उसका प्रभाव होगा कि व्यक्तियों को रोजगार लंबे समय तक मिलता चला जाएगा। तो और जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो अपना कारोबारी भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यावसायिक संस्थाएं यदि जीवित है, लोगों की आय उपार्जन क्षमता यदि अच्छी है तो उनकी जो खर्च करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, उनकी विनियोग करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो ये विनियोग और इनकम का जो चक्र है वो लगातार चलता रहेगा। और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की भी रक्षा की जाती है, क्योंकि जो प्रबंधक है वो नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करता है और उन मूल्यों का पालन करते हुए वो कुछ मान्यताओं, परंपराओं, उनको सांस्कृतिक विरासतों को वो बनाए हुए रखता है और अपने व्यावसायिक लक्ष्यों की भी उसमें प्राप्ति करता है। अब देखिए कि सामाजिक उत्थान में भी अपना योगदान देता है। जैसे अपने हर देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, रंग भेद की समस्या है, ऊंच नीच की समस्या है। तो इन सब समस्याओं का निवारण प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। वो रोजगार के अवसरों को जब उपलब्ध करवाता है तो एक ही मंच पर, एक ही स्थान पर जब विभिन्न प्रकार के लोग एकत्रित होते हैं तो उन व्यक्तियों के बीच में विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं वो वहाँ पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनका शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर जो उन्नत होता चला जाता है उसका ध्यान इन सब बातों से हट करके और केवल अपने विकास, राष्ट्र के विकास, समाज के विकास की तरफ चले जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंधक का मुख्य कार्य केवल व्यवसायिक संस्थाओं का ही विकास करना नहीं है, बल्कि वो समाज को भी उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रबंध का क्या महत्व हो सकता है। तो आप इसमें देखिए कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है तो उसमें भी प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान है।
क्योंकि जब प्रबंधकों के द्वारा विकास के लिए जो सुव्यवस्थित रूप से जो कार्य किए जाते हैं तो उनका परिणाम भी अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक देखने को मिलता है। हो सकता है कि वो उसके प्रभाव दीर्घकालीन समय से दिखें, परंतु वो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हर देश में जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हैं, परंतु उन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे स्वतः कच्चा माल बहुत है, जैसे भूमि है, वन है, समुद्र है, नदियां हैं, खनिज पदार्थ हैं, पशु संपदा है, तो ये सब पर्याप्त मात्रा में बिखरी हुई है, परंतु इनका कैसे उपयोग किया जाए, किस समय उपयोग किया जाए, कहाँ उपयोग किया जाए। तो यदि ये सुचारू रूप से कार्य किया जाए तो इसका परिणाम होता है कि वो जो अभी तक बेकार पड़ी थी सारी प्राकृतिक संपदाएं, वो सारी संपदाएं अब अपने लिए कार्य करना प्रारंभ कर देती है और उसका अपने को लंबे समय तक फायदा मिलता है, मतलब अपनी भावी पीढ़ियां भी उसका फायदा प्राप्त करती हैं। और इन सब के लिए प्रबंधकीय ज्ञान का होना आवश्यक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये तो था भौतिक संसाधनों का उपयोग करना, परंतु जो मानवीय संसाधन हैं उनका सदुपयोग भी होना जरूरी है। तो आप देखिए कि जो विकास है, राष्ट्र का जो विकास है वो आर्थिक संपदा से अधिक मानवीय शक्तियों पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रबंध मानवीय शक्तियों का सृजन करता है और इसे गति प्रदान करता है और परिणाम स्वरूप मानवीय शक्ति का विकास होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रबंध का कार्य वस्तुओं का निर्देशन नहीं करना है बल्कि व्यक्तियों का विकास करना है, क्योंकि प्रबंध व्यक्तियों पर कार्य करता है और जो भौतिक संसाधन है उनको साधन के रूप में कार्य करता है उस पर। तो वो जब साधन के रूप में उसके साथ में कार्य करता है तो प्रबंध कितना प्रभावी रूप से उन मानवीय संसाधनों को ट्रेन करता है कि वो उन भौतिक संसाधनों का उपयोग करके और उस देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो विकासशील राष्ट्र होता है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कम होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों की आय कम होने से उनकी बचत भी कम होती है और जब उनकी सेविंग्स कम होती है तो उनकी इन्वेस्टमेंट रेट भी कम हो जाती है। परंतु यदि जो प्रबंध है एक कुशल प्रबंध यदि है और वो लोगों को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है तो वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को उन बैंक के माध्यम से या विभिन्न फिनेंशियल संस्थाओं के माध्यम से उनको वो इन्वेस्ट करके रोज़गार के साधन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उपलब्ध करवा सकता है। तो इसका प्रभाव एक चक्र के रूप में सामने आएगा। जैसे लोगों की आय में वृद्धि हुई तो उन्होंने बचत अधिक करी तो उसने उस बचत का वो दो उपयोग करेगा, या तो अपने पास रखेगा या विनियोग करेगा या बैंक में अपनी जमाएं करेगा। तो वो जब बैंक में जमा कराता है तो बैंक उसको अपने पास नहीं रखती, वो बल्कि फिर उसका आगे से आगे एक प्रोसेस करती रहती है, आगे से आगे उसको काम में लेती रहती है। और यदि वो उसको इन्वेस्ट करता है, जैसे कोई कंपनी है तो उसके यदि शेयर्स वो परचेज कर लेता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं कर सकता है परंतु वो कंपनियों के शेयर्स डिवेंचर्स है वो परचेज कर सकता है। तो वो परचेज कर लिया यदि उसने, तो उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना उस बचत का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको खुद को कुछ नहीं करना पड़ा, परंतु जो कंपनी है उसको उसने पूंजी उपलब्ध करवा दी। तो उस कंपनी को जब पूंजी की उपलब्धता हो गई तो वो उस पूंजी के द्वारा ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। तो इस तरह से जब वो किसी भी संस्था में जो पूंजी है वो पूंजी एक आर्थिक ब्लड के रूप में कार्य करती है, और जब पूंजी उसे लंबे समय के लिए मिल जाती है तो वो उस संस्था को सुचारू रूप से चला सकता है। और जब संस्था कोई भी व्यावसायिक संस्था सुचारू रूप से चलती है तो कई व्यक्तियों को इससे रोजगार प्राप्त होता है, और एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना मतलब वो और कई व्यक्तियों को इनडायरेक्टली रोजगार प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आय, बचत एवं विनियोग का एक क्रम बना हुआ रहता है और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय योजनाओं के में भी योगदान देता है। जैसे
सरकार के द्वारा कि कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, तो इन सामाजिक योजनाओं में प्रबंधक के द्वारा इंटरेस्ट लिया जाता है और वो इन सामाजिक योजनाओं में कुशल प्रबंधक अपना सहयोग देकर के राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों को भी प्राप्त करता है और अपने गुडविल को भी अच्छा बनाता है। तो इस तरह से वह सामाजिक योजनाओं जैसे कि शिक्षा, रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य आदि योजनाओं में अपना योगदान देता है और उस योगदान के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र पर, समाज पर इसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और उससे देश का एक संतुलित आर्थिक विकास होता है। तो जब देश का संतुलित आर्थिक विकास होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो पिछड़े क्षेत्र का भी विकास होता है और उन वहाँ से भी कई एंटरप्रेन्योर्स आगे आए हैं और भविष्य में भी और आगे आते रहेंगे। जैसे वर्तमान में हम स्टार्टअप नाम सुन रहे हैं, तो स्टार्टअप का मतलब का हो गया है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सामने आ रहे हैं और अपनी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से वो खुद भी अपने आप को एम्प्लॉयड कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी उसमें सहयोग या मौका प्रदान कर रहे हैं। और जब प्रबंध व्यवस्था कुशल चलती है तो या तो व्यक्ति स्वयं भी नियोजित होता है और या वो दूसरे लोगों को नियोजित करता है, यानी दूसरे लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश से गरीबी का उन्मूलन स्वतः ही होना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से देश की समृद्धि हम कह सकते हैं कि साहसी को, शुम्पीटर ने जैसे कहा भी है कि साहसी को विकास का इंजन कहा गया है। तो अब इंजन ऑफ ग्रोथ जब अपन ने साहसी को कह दिया तो इसका मतलब हो गया है कि साहसी प्रबंध व्यवस्था करता है। तो वो प्रबंध व्यवस्था करके वो देश के जितने भी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करता है और इस तरह से वो रोजगार में वृद्धि करके पूंजी तथा जो मानवीय संसाधन और फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं उन दोनों को प्रोडक्टिव कार्यों में लगाता है और इन सब का परिणाम हमें फाइनली देश के आर्थिक विकास के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की शक्तियों को एक आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी की के रूप में, चाबी के रूप में सामने आया है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रबंध का महत्व व्यावसायिक संस्थाओं के लिए, समाज के लिए व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, दोनों के लिए समान रूप से होता है। थैंक यू।